नमस्कार मित्रों, हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं हमारे जेवी एंड सेवी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अपने बीएफएम का मॉड्यूल नंबर डी का यूनिट नंबर 28, जो कि बेस्ड है लिक्विडिटी मैनेजमेंट का। तो बेसिकली एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट का एमसीक्यू सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन है दोस्तों। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट टॉपिक है, इससे निश्चित रूप से 2 या 3 क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। हो सकता है कभी कभी केस स्टडी भी पूछ लिया जाए। तो आपको मैं इस पार्टिकुलर एमसीक्यू वीडियो के माध्यम से हर एक वो केस स्टडी, हर एक वो कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करूंगा जो कि इस पार्टिकुलर टॉपिक से आपको पूछा जा सकता है। तो अंतिम तक बने रहिए। हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ हैं आपको मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट आर। तो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? मैं आपको बता दूं, मेरे वीडियोस जितने भी एमसीक्यू सेशन है, आपको मैकमिलन बुक का एक एक लाइन पढ़िएगा, वहाँ से मैंने एमसीक्यू को जनरेट किया है। तो मैकमिलन बुक का आप यदि अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी एमसीक्यू सेशन है उसका आप लाभ उठाइए दोस्तों। उसमें आपको हर एक लाइन से क्वेश्चन मिलेगा, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मैंने हर एक जगह से क्वेश्चन फ्रेम किया है। जैसा कि आप बुक खोलेंगे तो पहला लाइन आप यही पढ़ेंगे कि एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन ए को जरा पढ़िए। ऑप्शन ए कर रहा है ग्रोथ एंड लिक्विडिटी। ऑप्शन बी कर रहा है लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ऑप्शन सी कर रहा है ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ऑप्शन डी कर रहा है ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। तो दोस्तों, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट हम लोग ऑलरेडी देखा है क्या होता है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। यानी लिक्विडिटी को इंश्योर करता है और प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि बैंकों को लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। पहला कह रहा है मीट डिपॉजिट विड्रॉल, मतलब जो भी उन्होंने डिपॉजिट किया है उसको विड्रॉ करने के लिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि फंड लोन डिमांड, तो जो भी लोन का डिमांड है उसको उसे फंड के लिए। तीसरा कह रहा है दोनों के लिए। चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होती है क्या, इसलिए कि जो भी डिपॉजिटर्स हैं तो उनके जो पैसे बैंक में जमा हैं तो वो यदि विड्रॉ करना चाहें तो वो अपना विड्रॉ कर सके। उसके बाद दोस्तों, बैंकों को लोन देनी होती है, तो लोन डिमांड को भी फंड करना है, तो दोनों के दोनों रिक्वायरमेंट को मीट करना है लिक्विडिटी के माध्यम से। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन द नीड फॉर लिक्विडिटी इन केस ऑफ बैंक। तो दोस्तों, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आखिर बैंक को लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो ये बेसिकली एक थ्योरी पीडीएफ है, जिसमें आपको देखिए यहाँ पे पहला ही लाइन में लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट इंश्योरिंग प्रॉफिटेबिलिटी, इंश्योरिंग लिक्विडिटी। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने जो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं उस पर सारे वो पॉइंट लिखे गए जिससे क्वेश्चन आता है दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिक्वायर्ड टू मीट डिपॉजिट विड्रॉल टू फंड लोन डिमांड, है ना। चलिए, तो दोस्तों हम जरा इस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। क्वेश्चन को जरा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लिक्विडिटी इन केस ऑफ बैंक, जिनमें से कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि वेरिएबिलिटी ऑफ लोन डिमांड। तो दोस्तों, लोन का जो डिमांड होता है वो वेरिएबल होता है, ऑब्वियसली बात है वेरिएबल होता है। मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट कम है तो लोन का डिमांड ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट हाई है तो लोन का डिमांड कम होगा। उसी तरह डिपॉजिट का भी वेरिएबिलिटी होता है, सेम केस है इंटरेस्ट रेट के साथ। और तीसरा है कैश रेट। तो आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि लिक्विडिटी के नीड को बैंक के केस में डिटरमाइन करता है। यानी यदि हम बैंक के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि लिक्विडिटी के नीड को डिसाइड करता है। ऑप्शन ए कर रहा है 1 2 3 ऑल, बी कर रहा है 1 and 2 ओनली, सी कर रहा है 1 and 3 ओनली, डी कर रहा है 2 and 3 ओनली। दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 and 2। कैश से कोई मतलब नहीं है, कैश की रिक्वायरमेंट से लिक्विडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इस पे फर्क पड़ेगा। मान लीजिए कि एक साथ ही लोन का डिमांड बहुत ज़्यादा आ गया, या एक साथ ही बहुत सारे कस्टमर पैसा निकालना शुरू कर दिए, तो दोस्तों जो एसेट और लायबिलिटी है उस पर फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि पहला जो फैक्टर है जो कि इम्पॉर्टेंट है ये डिसाइड करने के लिए कि बैंक के केस में लिक्विडिटी क्या होगा। दोस्तों, यदि आपको इस तरह की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए। इस तरह के हर एक एमसीक्यूज़ पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द एबिलिटी टू एकोमोडेट डिक्रीज इन लायबिलिटी टू फंड इंक्रीज इन एसेट। अब जरा समझिए दोस्तों, एक लायबिलिटी का आप एग्जांपल ले लीजिए। लायबिलिटी बैंक के केस में यदि बात करें तो करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में जो फंड जमा है वो होगा, और एक एसेट के बारे में बात करें तो कोई डिमांड लोन या टर्म लोन ले लीजिए। अब देखिए हो क्या रहा है कि आप अपने लायबिलिटी को घटा रहे हैं ताकि आप अपने एसेट को बढ़ा सकें। तो इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं आप? मैच्योरिटी कहेंगे या प्रॉफिटेबिलिटी कहेंगे या लिक्विडिटी कहेंगे या कुछ नहीं कहेंगे? दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर इसे आप लोग लिक्विडिटी कहेंगे।
यानी कि यू आर एक्यूमुलेटिंग डिक्रीज इन लायबिलिटी इन ऑर्डर टू फंड इंक्रीज इन एसेट। ठीक है, तो लायबिलिटी का यूज करके आप अपने एसेट को बढ़ा रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी। इस एबिलिटी को हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हम देखिए चैप्टर का नाम ही है लिक्विडिटी मैनेजमेंट, तो सारा का सारा क्वेश्चन लिक्विडिटी से ही इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, इट विल जस्ट रिवॉल्व अराउंड द टर्म लिक्विडिटी, like what is the price of liquidity and everything else. So let us move to the next question. Our next question says that प्राइस ऑफ लिक्विडिटी डिटरमाइंड बाय। आखिर आप लिक्विडिटी के प्राइस को कैसे डिसाइड करोगे? ऑप्शन ए कर रहा है मार्केट कंडीशन से, बी कर रहा है नेचर ऑफ कन्वर्टेबल एसेट से, सी कर रहा है मार्केट परसेप्शन ऑफ रिस्क से, ऑप्शन ए कर रहा है ओनली 1 and 2, बी कर रहा है ओनली 1 and 3, सी कर रहा है ओनली 2 and 3, डी कर रहा है 1, 2 and 3। बताइए दोस्तों लिक्विडिटी के प्राइस को कैसे डिसाइड करेंगे? तो लिक्विडिटी को प्राइस को डिसाइड करने के लिए आपको देखना है कि मार्केट का क्या कंडीशन है, और दूसरा चीज़ देखना है कि मार्केट में रिस्क का क्या परसेप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन हेल्प अ बैंक टू सेटिस्फाई इट्स फंडिंग नीड। आपके सामने कुछ एक्शंस लिखे गए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से किस एक्शन के द्वारा बैंक अपने नीड्स फंडिंग नीड को सेटिस्फाई कर सकेगी। ऑप्शन ए कर रहा है टू डिस्पोज ऑफ लिक्विड एसेट, ऑप्शन बी कर रहा है टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ऑप्शन सी कर रहा है टू इंक्रीज कैपिटल फंड एंड लायबिलिटी ऑफ टर्म नेचर, ऑप्शन डी कर रहा है ऑल ऑफ द अबव। बताइए दोस्तों एक बैंक को अपनी फंडिंग नीड को सेटिस्फाई करना है, तो इनमें से कौन सा एक्शन लेना पड़ेगा? तो दोस्तों उसको अपने फंडिंग नीड को सेटिस्फाई करने के लिए अपने लिक्विड एसेट को डिस्पोज करना पड़ेगा, अपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग को बढ़ाना पड़ेगा, अपने कैपिटल फंड को बढ़ाना पड़ेगा, और दोस्तों लायबिलिटी फंड को भी बढ़ाना पड़ेगा टर्म नेचर का, जो लॉन्ग टर्म नेचर का है। ठीक है, तब तो वो जाके अपने फंडिंग नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएगी, यानी कि सही आंसर है इन सभी में से सभी काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 को जरा देखते हैं। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन हेल्प अ बैंक टू मीट इट्स फंडिंग नीड। अभी हमने देखा है कि उसे पहला ऑप्शन कर रहा है डिक्रीज द होल्डिंग ऑफ लेस लिक्विड एसेट, फिर कह रहा है कि डिक्रीज इन कैपिटल फंड, इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो दोस्तों ये तो होगा, ये भी होगा, हमने देखा है। अच्छा ये बताइए लिक्विड फंड जो कि लेस है, लेस लिक्विड एसेट है, उसके होल्डिंग को घटाना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा? सही बात है। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी गलत है दोस्तों, यहाँ पे इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को बढ़ाना चाहिए, है ना, तब जब फंडिंग नीड को सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो कर रहा है कि डिक्रीज इन कैपिटल फंड, ये भी गलत है, लेकिन ऑप्शन ये सही है। ठीक है, कि डिक्रीज इन होल्डिंग ऑफ द लेस लिक्विड है, जो हमारा एसेट लेस लिक्विड है उसको हम कम ही होल्ड करें, जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है उसको हम ज़्यादा होल्ड करें, ताकि अपने शॉर्ट टर्म जो हमारा नीड्स है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल कर सकें। तो दोस्तों ऑप्शन को जरा पढ़ें, बी एन सी, ए एन सी, ए एन डी, बी एन डी। तो इस क्वेश्चन के परस्पेक्टिव में ऑप्शन बी सही है, ए एंड सी ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि द रिस्क ऑफ लार्ज आउटफ्लो ऑफ फंड फ्रॉम अ बैंक ड्यू टू अनएंटिसिपेटेड विड्रॉल इज कॉल्ड। देखिए अब वही केस हो गया, मान लीजिए कि बैंक को अपेक्षा नहीं थी कि इतना ज़्यादा विड्रॉल हो जाएगा, वो अनएंटिसिपेटेड विड्रॉल हो गया, और इसी कारण से क्या हो गया, लार्ज आउटफ्लो ऑफ फंड का रिस्क आ गया। इसे क्या कहेंगे हम? सेटलमेंट रिस्क कहेंगे, या कॉल रिस्क कहेंगे, या फंडिंग रिस्क कहेंगे, या सॉल्वेंसी रिस्क कहेंगे? बताइए दोस्तों। तो इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों, इट्स कॉल्ड, इसकी ये सब आपको पता होना चाहिए, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसे हम लोग दोस्तों फंडिंग रिस्क कहते हैं। अब देखिए कि सब लोग पैसा निकालने आ गए, हाँ, तो ऑब्वियस ही बात है कि बैंक के पास फंड ही नहीं रहेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। आपसे ये पूछा गया है कि फंडिंग रिस्क का एक काउज है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिक्विडिटी रिस्क इन द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। आपको बताना है कि फंडिंग रिस्क का एक इंपॉर्टेंट काउज क्या है। पहला है फ्रॉड कॉजिंग सब्सटेंशियल लॉस, दूसरा है टेम्पोररी प्रॉब्लम एंड रिकवरी, तीसरा है डेटोरेशन इन एसेट क्वालिटी, चौथा है कन्वर्जन ऑफ नॉन फंड बेस्ड लिमिट इनटू फंड बेस्ड लिमिट। बताइए दोस्तों क्या कारण है फंडिंग रिस्क होने का। तो दोस्तों इसमें यदि इन चारों कारणों को देखा जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि फ्रॉड, हाँ फ्रॉड होना सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, जिस कारण से सब्सटेंशियल लॉस हो जाए। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ फंडिंग रिस्क इन कंटेक्स्ट ऑफ लिक्विडिटी रिस्क इन द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पब्लिक में यदि कॉन्फिडेंस लॉस्ट हो जाए, एक बड़ा सा फ्रॉड हो गया और पब्लिक का कॉन्फिडेंस लॉस हो गया, तो इस कैसा रिस्क है दोस्तों, ये बताइए। कॉन्फिडेंस लॉस्ट हो जाए किसी पब्लिक का फ्रॉड होने के कारण, सो दिस इज अ टाइप ऑफ लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क या क्रेडिट रिस्क। तो दोस्तों ये जो रिस्क है, दोस्तों अभी हमने देखा है, इस रिस्क को हम लोग लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि फ्रॉड होना भी एक तरह का लिक्विडिटी रिस्क में ही आता है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट है। ठीक है, ये सब चीज़ मैंने अपने थ्योरी वाली पीडीएफ में आपको समझाया है कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट का फंक्शन क्या क्या है ना, कहाँ से फैक्टर अफेक्ट करता है बैंक की लिक्विडिटी को, देख सकते हैं ये सब फैक्टर्स आपके सामने है ना, कैसे फंडिंग रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। तो ये सभी चीज़ मैंने अपने वीडियो में समझाया है दोस्तों।
चलिए, फंडिंग रिस्क क्या होता है, टाइम रिस्क क्या होता है, कॉल रिस्क क्या होता है, क्यों कारण से राइज होता है, तीनों को मैंने कैटेगराइज करके आपको समझाया था। तो यदि आप इस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक देखना चाहते हैं तो लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में प्रोवाइड कर देता हूँ, उसमें जाकर आप इसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, रिस्क ऑफ हैविंग टू कंपनसेट फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो बाय द बैंक इज कॉल्ड। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये तीनों चीज रिकॉल कर देता हूँ। देखिए, रिप्लेस नॉन नेट आउटफ्लो टू अनएंटिसिपेटेड विथड्रॉल फंडिंग रिस्क होता है। कंपनसेट फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड इनफ्लो, मतलब एक ऐसा फंड है जिसका इनफ्लो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इतना तारीख को मुझे ये फंड मिल जाएगा, लेकिन मुझे मिला ही नहीं, तो उसके लिए मुझे कंपनसेट तो करना पड़ेगा, तो इस कारण से टाइम रिस्क आता है। समझ में आया। और दोस्तों तीसरा है हमारा कॉल रिस्क। कॉल रिस्क आता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी के कारण। तो अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन है कि हम कंपेंसेट कर पा रहे हैं नॉन रिसिप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, यानी कि वो कैश फ्लो जो कि एक्सपेक्टेड था वो मुझे रिसीव नहीं हुआ, तो हमें कंपेंसेट करना पड़ रहा है। तो जो रिस्क राइज होता है दोस्तों, उस रिस्क को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है कॉल रिस्क, ऑप्शन बी है फंडिंग रिस्क, ऑप्शन सी है टाइम रिस्क, ऑप्शन डी है क्रेडिट रिस्क। तो दोस्तों अभी मैंने आपको समझाया इस रिस्क को हम लोग टाइम रिस्क कहते हैं, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, कंपेंसेट फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ फंड टू सेवरल डिटोरेशन इन एसेट क्वालिटी। देखिए दोस्तों, सीवियर डिटोरेशन, यही मैंने समझाया है कि सीवियर डिटोरेशन इन एसेट क्वालिटी जो होता है दोस्तों, तो वो जो कारण है उसका कारण है हमारा टाइम रिस्क का। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका जो कंटिजेंट लायबिलिटी है वो क्रिस्टलाइज हो रहा है, ठीक है, और आप प्रॉफिटेबल बिजनेस को नहीं कर पा रहे हैं जब भी डिजायरेबल है, ठीक है, तो ये किस कारण से हो सकता है, किस रिस्क के कारण से होता है? कॉल रिस्क, टाइम रिस्क, क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क? इसको मैं सही कर देता हूँ, ये डिफॉल्ट होगा। तो बताइए दोस्तों, आप जो है आपका कंटिजेंट लायबिलिटी क्रिस्टलाइज हो रहा है और प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका सिंपल सी बात है, मैंने आपको ट्रिक भी समझाया था, सी से क्रिस्टलाइजेशन, सी से कंटिजेंट लायबिलिटी और सी से कॉल रिस्क, ऐसे याद रख लीजिए। तो एक ही वर्ड है सी सी सी, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो ये की वर्ड है जिसको आप ध्यान रखेंगे, बार बार काम आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, द फॉलोइंग स्टेप्स आर नेसेसरी फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क इन अ बैंक। तो किसी बैंक में हमें लिक्विडिटी रिस्क यदि मैनेज करना है तो क्या क्या स्टेप लेना पड़ेगा? तो दोस्तों आप जरा थ्योरी वीडियो को देखिए, मैंने थ्योरी में समझाया है स्टेप्स यहाँ पे, कैसे फंडिंग रिक्वायरमेंट, डिस्पोज ऑफ लिक्विड एसेट, इंक्रीज शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये सब चीज़ है ना। चलिए तो दोस्तों जरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि क्या क्या स्टेप है। पहला है डेवलपिंग अ स्ट्रक्चर फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, सेटिंग टॉलरेंस लेवल एंड लिमिट फॉर लिक्विडिटी रिस्क, मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क। ऑप्शन है, अब बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा स्टेप करना पड़ेगा? 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3, 4 नन। तो दोस्तों ये सभी का सभी स्टेप करना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए, आपको टॉलरेंस लेवल सेट करना पड़ेगा, लिमिट सेट करने पड़ेगा लिक्विडिटी रिस्क के लिए, और आपको मेजर करना पड़ेगा लिक्विडिटी रिस्क को, उसको मैनेज करना पड़ेगा। ये तीनों स्टेप करना पड़ेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, अ बैंक्स एबिलिटी टू विथस्टैंड अ नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट इन अ बैंक स्पेसिफिक और जनरल मार्केट लिक्विडिटी क्राइसिस डिपेंड्स ऑन। तो किसी भी बैंक का जो ये क्षमता होती है कि वो एक अपने नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट को विथस्टैंड कर सके, जब भी उसका स्पेसिफिक या जनरल मार्केट क्राइसिस आता है, क्राइसिस आता है, तो किस पे डिपेंड करता है? कंटिजेंट प्लानिंग पे, मैनेजिंग मार्केट एक्सेस, अल्टरनेट सिनेरियो बिल्डिंग, मैच्योरिटी लैडर एनालिसिस। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है कंटिजेंट प्लानिंग है। कंटिजेंसी प्लानिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू विथस्टैंड द नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट इन बैंक स्पेसिफिक और जनरल मार्केट लिक्विडिटी क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हमें लिक्विडिटी क्राइसिस को लिमिट को सेट करना है, लिमिट को व्यू करना है, तो बैंक किस लिमिट को फिक्स करेगी? लिमिट ऑन क्यूमुलेटिव कैश फ्लो मिसमैच ओवर अ पार्टिकुलर पीरियड, लिमिट ऑन लिक्विड एसेट एज अ परसेंटेज टू शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लिमिट ऑन लोन टू डिपॉजिट और लोन टू कैपिटल रेशियो, डी कर है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों यदि लिक्विडिटी रिस्क को लिमिट को देखना है तो लिमिट सेट करना पड़ेगा सभी पे, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो मिसमैच पे, लिक्विड एसेट एज अ परसेंटेज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पे, और लोन टू डिपॉजिट या लोन टू कैपिटल रेशियो पे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि जो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो मिसमैच का जो एक्सटेंट है उसको आप कैसे आ सकते हैं? पहला ऑप्शन कर रहा है टेकिंग अ कंजर्वेटिव व्यू ऑफ द मार्केटेबिलिटी ऑफ लिक्विड एसेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू कवर प्राइस वोलेटिलिटी, एक्सपेक्टेड आउटफ्लो एज रिजल्ट ऑफ ड्रॉडाउन ऑफ कमिटमेंट, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3। दोस्तों करेक्ट आंसर है ये सभी के सभी स्टेप लेने पड़ेंगे ताकि क्यूमुलेटिव कैश फ्लो मिसमैच को पे अराइव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि हमें मिसमैच लेवल को मैनेज करना है ताकि हम वाइड लिक्विडिटी गैप को अवॉइड कर सकें, तो जो रेसिडुअल मैच्योरिटी प्रोफाइल है एसेट और लायबिलिटी का, वो ऐसा हो कि जो मिसमैच लेवल हो टाइम बकेट फ्रॉड 1 से 14 दिन और 15 से 28 दिन, वो कैश आउटफ्लो का कितना % हो? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों।
देखिए क्या कर रहा है कि देखिए जो मिसमैच लेवल है उसको मैनेज करना है, ठीक है। मिसमैच लेवल का मैं एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कि आपका एसेट है 1500 करोड़ और आपका लायबिलिटी है 2000 करोड़, तो ये आपका मिसमैच हो गया क्योंकि लायबिलिटी आपका एसेट से ज़्यादा हो गया, 500 करोड़ का मिसमैच है। आप क्या चाहेंगे, इस मिसमैच को मैनेज करना चाहेंगे ताकि जो लिक्विडिटी गैप का जो वाइड लिक्विडिटी गैप का अवॉइड कर सके। तो क्या कहा गया है कि रेसिडुअल मैच्योरिटी प्रोफाइल ऐसा हो एसेट और लायबिलिटी का कि मिसमैच लेवल फॉर टाइम, देखिए टाइम बकेट है 1 से 14 दिन और 15 से 28 दिन, ठीक है। वो कितना होना चाहिए टोटल कैश आउटफ्लो का, ठीक है। तो मिसमैच लेवल फॉर टाइम बकेट ऑफ, तो बताइए कितना होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए एक टेबल है 5, आप ऐसे याद रखिए 5, 10, 15 और 20। देखिए मैं समझाता हूँ। नेक्स्ट डे है, पहला दिन है तो 5, 1 से लेके 14 दिन है तो 10, 14 से लेके 28 दिन है तो 15, और 28 से आगे है कुछ दिन तक तो 20 होता है, ऐसा होता है। तो दोस्तों इस केस में आप देखिए ये जो है हमारा, देखिए 1 से लेके 14 है और 15 से 28 है, तो वो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे शायद इसको मैं एक बार कंफर्म करके आपको बताता हूँ कि एग्जैक्ट में कितना है। मैं इसको मैं आगे दिखाता हूँ दोस्तों। मैंने इसी पीडीएफ में इसी को समझाया है, इसको मैं आपको आगे समझाता हूँ दोस्तों। जैसे ये देखिए, 1 मिनट रुकिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे गैप में मैंने समझाया, ये देखिए यहाँ पे इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट को याद रखिए, ठीक है। गलती से मैंने 2 to 18 लिख दिया, वो गलत है। देखिए 1 से लेके जो मैक्सिमम टॉलरेंस लेवल है 5% XJ का, 2 से 7 का 10%, 8 से 14 का 15% और 15 से 28 का 20%। आप समझ में आया आपको, ठीक है। ये मैक्सिमम टॉलरेंस लेवल है। तो अब आ जाइए इस क्वेश्चन में दोस्तों। आप ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में जरा आ जाइए आप, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि ये जो कह रहा है कि 1 से 14 दिन और 15 से 28 दिन, तो दोस्तों दोनों के लिए अलग अलग है। 1 से 14 दिन के लिए मैं फिर से इसको रिपीट, इसे मैं इरेज करता हूँ और मैं इसे आपको फिर से समझाता हूँ दोस्तों। अभी मैंने आपको समझाया है कि एक दिन है, नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे में कितना है 5% टॉलरेंस लेवल है। फिर 2 से लेके 7 दिन में है आपका 10%, फिर 7 से लेके 14 दिन में है आपका 15% और 14 से लेके 28 दिन में आपका 20%। तो इसको आप भूल जाइए, आप 15 से 28 ले लीजिए। तो इसमें 20% का टॉलरेंस लेवल हम लोग लेते हैं। तो किसका लेते हैं, कैश आउटफ्लो का लेते हैं, यानी अपने लायबिलिटी का लेते हैं। तो लायबिलिटी का 20% लेंगे, तो ये तो हम टॉलरेंस ले रहे हैं ना, हमारा एक्चुअल लेवल कितना होगा। तो 100 में से यदि 20 घटा देंगे तो 80% ही तो बचेगा, तो 80% हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मैच्योरिटी लैडर में कैश फ्लो कहाँ से अराइज होता है दोस्तों। आपसे पूछा है विच वन इज रॉन्ग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रॉन्ग। दोस्तों ये जो चीज़ें बता रहा हूँ सब केस स्टडी में काम आएगा दोस्तों। केस स्टडी कुछ और नहीं होता है, कंसेप्ट होता है। अभी मैं जो भी आपको चीज़ बता रहा हूँ ना, भले एग्जाम में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपका छोटा कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो एक बड़ा सा केस स्टडी आपसे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो कंसेप्ट क्लियर करते चलिए। आपको मान लीजिए केस स्टडी में लिख देगा कैश इनफ्लो में लायबिलिटी डाल देगा, ये डाल देगा, वो डाल देगा। आप कैसे पहचानिएगा कि यहाँ से कैश इनफ्लो आ रहा है, तो मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। कोई बताइए लायबिलिटी यदि आपका मैच्योर हो रहा है तो वहाँ से कैश इनफ्लो होगा या कैश आउटफ्लो होगा। ऑब्वियस सी बात है। लायबिलिटी आप एग्जांपल ले लीजिए ना, सेविंग अकाउंट का मान लीजिए कोई एफडी ले लीजिए, कोई एफडी मैच्योर होने वाला है। तो एफडी मैच्योर होने के बाद क्या आपके पास पैसा आता है कि पैसा आपको देना पड़ता है। आप बैंक के पर्सपेक्टिव में सोचिए। तो दोस्तों एफडी मैच्योर होने पे बैंक को पैसा देना पड़ता है, इसीलिए जो मैच्योरिंग लायबिलिटी है वो हमारा कैश इनफ्लो नहीं है, ये क्या है ये हमारा कैश आउटफ्लो है। समझ में आया। चलिए उसके बाद कोई सेलेबल नॉन मैच्योरिटी एसेट है, ये बिल्कुल हो सकता है। जब भी एसेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका इनफ्लो होगा। फिर एस्टैब्लिश लाइन ऑफ क्रेडिट दैट कैन बी टैप्ड ऑन मैच्योरिटी एसेट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही होगा। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन रॉन्ग पूछ रहा है ना। चलिए अब दोस्तों एक केस स्टडी है, ये आपके सामने एक टेबल दिख रहा होगा। अब देखिए इस चीज़, ये बैलेंस शीट है, ये एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट बैलेंस शीट है किसी प्रूडेंशियल बैंक का। इसको पढ़िए, इस पे क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन कुछ प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। इसी पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ, जरा इसको समझिए क्या है इसमें। देखिए एक तरफ इसने लिखा है लायबिलिटी में क्या क्या है, सेविंग बैंक अकाउंट है, करंट डिपॉजिट अकाउंट है, टर्म डिपॉजिट है, बोरोइंग्स है। एसेट में देखिए कैश है, कॉल मनी है, पीएलआर लिंक लोन है, फिक्स लोन है ना। टोटल 1000 यहाँ भी, टोटल 1000 यहाँ भी है। चलिए अब दोस्तों इनफ्लो में देखिए कहाँ से आ रहा है। इनफ्लो में जो कैश है वो नेक्स्ट डे में 250 रुपया है ना। तो टोटल कैश है आपका। कॉल मनी 300 है, 300 करोड़ या जो भी रहे 300 है। फिर देखिए पीएलआर लिंक लोन 2 से 7 दिन में 75 है और बाकी 29 to 30 डेज में 100 है। टोटल मिला के दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 250 होगा, ठीक है। उसके बाद फिक्स रेट लोन देख लीजिए 200 है। फिर टोटल इनफ्लो आप इसमें ऐड कर लीजिए तो आपका 1000 हो जाएगा।
ये चीज़ आपको क्लियर हो गया दोस्तों। यहाँ पे एक मिस्टेक मुझे लग रहा है कि 500 750 नहीं सही है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। ये PLR लोन जो है आपका कितना है बताइए, तो 250 है ना, तो ये आपका शायद 150 होगा, ये शायद मुझे मिस्टेक लग रहा है शायद। यहाँ देखिए आप आउटफ्लो में देख लीजिए, सेविंग बैंक, करंट बैंक, इसी तरह से आपका अलग अलग मैच्योरिटी लैडर में इसे डिवाइड किया गया। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। चलिए अब दोस्तों जरा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन नेगेटिव लिक्विडिटी मिसमैच आर फाउंड इन। आप कैसे समझेंगे कि नेगेटिव लिक्विडिटी मिसमैच किस केस में है? आइए जरा नेक्स्ट डे में देखते हैं। तो नेक्स्ट डे में कैसे देखिएगा आप कि लिक्विडिटी मिसमैच है या नहीं। इसे मैं इरेज कर देता हूँ ताकि मैं समझा पाऊँ अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट डे में है या नहीं आप कैसे पता कीजिएगा, तो आप जरा नेक्स्ट डे का आप इनफ्लो देखिए 550, आउटफ्लो देखिए 71, तो आप क्या देख रहे हैं, इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो से, तो ये तो आपका पॉजिटिव मिसमैच है। जरा अब ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नेक्स्ट क्या है, 2 to 7 डेज, तो 2 से 7 डेज में आ जाइए। तो 2 से 7 दिन में यदि आप देखेंगे तो 2 से 7 दिन में आपका इनफ्लो देखिए 75 है और आउटफ्लो देखिए 130 है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 75 इज लेस देन 130, यानी इनफ्लो जो है आउटफ्लो से, यानी आउटफ्लो ज़्यादा है, तो यहाँ पे अपना नेगेटिव मैच्योरिटी मिसमैच होगा, तो ऑप्शन बी तो सही होगा। यहाँ पे जरा सी पे आ जाइए, 8 से 14 दिन में देख लीजिए, 8 से 14 दिन में कोई इनफ्लो है ही नहीं, केवल आउटफ्लो है, तो यहाँ भी आपका नेगेटिव मैच्योरिटी मिसमैच है। नेगेटिव मैच्योरिटी मिसमैच तब होगा जब आपका जो लायबिलिटी है वो एसेट से ज़्यादा होगा, याद रखिएगा, लायबिलिटी इज ग्रेटर देन एसेट, तो आपका नेगेटिव मैच्योरिटी मिसमैच होगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं बी और सी दोनों में है, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप सभी का सभी आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, सेम केस स्टडी पे है। द लिक्विडिटी टॉलरेंस लिमिट एज स्पेसिफाइड बाय RBI आर ब्रीच्ड इन डैश बकेट। बताइए किस किस बकेट में लिक्विडिटी टॉलरेंस लिमिट को ब्रीच हुआ है। अब मैं आपको कंसेप्ट के द्वारा समझाता हूँ दोस्तों। अभी मैंने आपको एक चार्ट समझाया था, याद होगा। अब देखिए उस चार्ट को कैसे यूज करना है वो मैं इस क्वेश्चन से आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था अभी, एक लैडर है, एक टॉलरेंस लेवल है जो कि RBI ने सेट किया है। उसने ये बताया, RBI ने ये बताया है दोस्तों कि आपका यदि ये जो आपका टाइम बकेट है वो यदि नेक्स्ट डे का हो, 1 डे का हो, तो टॉलरेंस लेवल है वो है आपका 5%, ठीक है। यदि 1 से लेके 7 दिन का हो तो आपका है 10%, यदि 7 से लेके 14 दिन का हो तो आपका है टॉलरेंस लेवल 15%, और यदि 14 से लेके 28 दिन का हो तो आपका है 20%। अब चलिए आपसे जरा क्वेश्चन पूछा गया है किस किस में ब्रीच हुआ है, तो आप जरा ऑप्शन को देखिए। पहला है नेक्स्ट डे 2 to 7 डेज, पहले नेक्स्ट डे में देखते हैं। तो नेक्स्ट डे में बताइए आप, नेक्स्ट डे में आपका जो है ब्रीच तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि आपका एसेट ही ज़्यादा है लायबिलिटी से, है ना, तो नेक्स्ट डे में तो ब्रीच नहीं हुआ। अच्छा 2 to 7 डेज में देखिए, यहाँ पे नेगेटिव मिसमैच है, कितना का नेगेटिव मिसमैच है यहाँ पे, आपका लायबिलिटी कितना है, आपका लायबिलिटी है 130 का आप जरा 10% निकालिए, 130 का 10% निकालिएगा तो 13 मिलेगा आपको, 13 मिलेगा ना। इस 13 को घटा दीजिए 130 से, 130 में 13 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 117। तो कहने का मतलब कि आपका लायबिलिटी 117 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन सॉरी आपका एसेट है कितना, आपका एसेट है 75, तो इसीलिए यहाँ पे ब्रीच हुआ है ना। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं 2 से 7 दिन में ये आपका ब्रीच हुआ है। उसके बाद जरा नेक्स्ट ऑप्शन को जरा देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं 29 to 3 मंथ, 29 डेज टू 3 मंथ। आइए जरा 29 डेज टू 3 मंथ में कितना लिमिट है, तो वो बैंक के आल्को पे डिपेंड करता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी उसके ऊपर होता है वो बैंक के एसेट लायबिलिटी कमिटी जो है वो डिसाइड करती है। और 15 से 28 दिन में जरा देख लेते हैं हम लोग, तो 15 से 28 दिन में जरा देखिए आप, 15 से 28 दिन में आपका एसेट है 100 करोड़ और लायबिलिटी है 90 करोड़, तो यहाँ तो आपका पॉजिटिव गैप है, तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ भी पॉजिटिव गैप है, तो नेगेटिव गैप आपका 2 से 7 दिन में है और वहीं पे आपका ब्रीच हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। समझ में आपको कंसेप्ट भी समझ में, मैं समझाते चल रहा हूँ कि क्यों ऐसा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी मिसमैच ओवर एंड अबव द टॉलरेंस लिमिट ऑफ RBI अंडर 18 to 14 डेज बकेट। तो आपको बताना है कि लिक्विडिटी मिसमैच कितना एक्सेस है ओवर टॉलरेंस लिमिट ऑफ RBI। आप जरा आ जाइए 18 से 14 दिन के बकेट में, तो 18 से 14 दिन के बकेट में यदि आप देखेंगे, यहाँ देखिए 18 से 14 दिन में आपका एसेट है 0 और लायबिलिटी है 90, है ना। तो लायबिलिटी आपका 90, मैं इसे इरेज करता हूँ दोस्तों ताकि इसको मैं समझा पाऊँ। देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब वी आर टॉकिंग अबाउट द बकेट, टाइम बकेट ऑफ 8 to 14 डेज। व्हाट इज आवर एसेट? आवर एसेट इज 0 and our liability is 90, and what is the tolerance limit for 8 to 14 days? So this is nothing but 15%. So what you do, you just find 15% of 90. So what you will get, 10% is 9 and 5% is 4.5, so you will get 13.5. So this 13.5, if you subtract this 13.5
from 90 you will get nothing but 76.5, I think. Yes, correct. Okay, so this 76.5 is the minimum level that asset should be, but the asset is 0, right? तो एसेट आपका 0 है, 76.5 होना चाहिए था। तो आपसे पूछ रहा है कि लिक्विडिटी में टॉलरेंस लिमिट, तो दोस्तों इसमें नन ऑफ द होगा, इसमें से कोई आंसर सही नहीं है। हैज़ द बैंक फॉलो आरबीआई गाइडलाइन विद रिस्पेक्ट टू सेविंग एंड करंट अकाउंट। अब दोस्तों यहाँ पे कंसेप्ट है, जरा इस सेविंग और करंट अकाउंट में क्या गाइडलाइन आरबीआई का मैं समझा देता हूँ दोस्तों। सेविंग करंट अकाउंट में बैंक, देखिए इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ दोस्तों, इस पार्टिकुलर ग्राफ में समझाता हूँ तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेविंग और करंट अकाउंट में आरबीआई ने क्या बोला कि देखिए उसने ये कहा कि यहाँ पे आप इसको समझिए, यहाँ पे देखिए इससे क्लियर होगा। हाँ ये देखिए, ये जो मैच्योरिटी बकेट है ना, उसने ये बोला कि पहला 1 से लेके 14 दिन तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, मतलब टुमारो से लेके 15 से 28 दिन तक सेविंग में है 10%। इसको मैं आगे आपको समझाता हूँ दोस्तों, ये इसको मैं आगे अगले स्टेप में समझाता हूँ दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेविंग में कितना परसेंट है, तो देखिए सेविंग में कितना है, सेविंग अकाउंट में 10% का है, करंट अकाउंट में 20% का है, ठीक है। तो आपको सेविंग अकाउंट में 10% का रखना है क्या, टॉलरेंस, ठीक है, 1 से लेकर 28 दिन में, ठीक है। तो जरा आज ये सेविंग वाले केस में, सेविंग वाले केस में आ जाइए तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जरा सेविंग वाला केस देखिए, इसको आप जरा देखिए, मैं यहाँ पे अलग प्रिंट कर, ये देखिए सेविंग बैंक वाला यहाँ पे है, तो सेविंग बैंक का टोटल कितना है, 500 है, 500 का 10% निकाल लीजिए, कितना होता है 50। तो ये 10% यहाँ पे होना चाहिए, ये कहा गया है। मतलब पहला जो 4 टाइम बकेट है इसके अंदर सेविंग, इसमें जो है 10% वोलेटाइल पोर्शन आपका होना चाहिए, और बाकी 90% जो है 90% इतना यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। तो 500 का 10% 50 होता है, और 50 हमारा पहला 4 टाइम बकेट में है, इसलिए ये सेटिस्फाई हो रहा है। और करंट अकाउंट के लिए कहा गया 15%, तो करंट अकाउंट आपका 140 करोड़ है, 140 करोड़ का 15% निकाल लीजिए, तो 10% हो जाएगा 14 + 7 यानी 21। तो यहाँ भी 21 देखिए मेंटेन है, तो ये हाँ दोनों के दोनों केस में मेंटेन है। तो ये क्वेश्चन आपका इसका सही आंसर है ना, कि बीच नहीं हुआ है ना, कि बैंक जो है आरबीआई गाइडलाइन को फॉलो कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यस होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैप बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो इज पॉजिटिव अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग बकेट। तो पॉजिटिव तो बहुत सारे केस में ए बी डी अभी हमने देखा है। As per the RBI guideline, what should be the percentage of saving bank deposit to be treated as volatile? हाँ ये भी अभी मैंने आपको बताया कि volatile आपको सेविंग आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार आपको सेविंग बैंक का 10% volatile माना गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और करंट अकाउंट का 15%। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, एज पर आरबीआई नॉर्म्स व्हेन इन पार्टिकुलर मैच्योरिटी बकेट द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी लायबिलिटी और एसेट डज नॉट मैच, net cumulative negative mismatch during the next day 2 to 7 days, 8 to 14 days and 15 to 20 days should not exceed respectively of the cumulative cash outflow for the respective time bucket not to recognize the cumulative impact। तो बताइए कितना परसेंट है, अभी मैंने आपको बताया टॉलरेंस लिमिट, तो एक दिन के लिए 5%, 2 दिन के लिए 10%, 8 दिन के लिए 15%, 15 20%, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कंसेप्ट आपके सामने है, ये मैंने आपको समझाया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों कुछ और कंसेप्ट को पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इससे फ़ायदा क्या होगा, आगे क्वेश्चन आपको समझ में आएगी। दोस्तों देखिए, जो बकेट में कोई बकेट आप ले लीजिए, ठीक है, उसमें गैप होता है, तो उसमें एक दोस्तों एक कुछ एसेट होते हैं जिसे हम लोग आरएसए बोलते हैं। आरएसए का फुल फॉर्म होता है रिस्क सेंसिटिव एसेट, और आरएसएल का फुल फॉर्म होता है रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटी। तो आपको वो एसेट निकालना है जो कि रिस्क से सेंसिटिव है, और वो लायबिलिटी निकालना है जो कि रिस्क से सेंसिटिव। आप पूछेंगे ऐसा कौन सा एसेट है। अब आप मुझे ये बताइए दोस्तों, अब आप मुझे ये बताइए कि आपका सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा है, ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल, पोस्ट ऑफिस का जो डिपॉजिट है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस का जो डिपॉजिट है, तो वो तो आपका इंटरेस्ट रेट यदि मान लीजिए कि फिक्स हो गया कि जो आपने जब आपने उस डिपॉजिट को क्रिएट किया था तब का ही इंटरेस्ट लगेगा हमेशा के लिए, तो क्या वो इंटरेस्ट रेट से इफेक्ट हो रहा है क्या? बिल्कुल इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो क्या वो रिस्क सेंसिटिव एसेट है? नहीं है, ठीक है। लेकिन आप डिस्कस कीजिए, आप एग्जांपल ले लीजिए, आपके मान लीजिए फ्लोटिंग रेट से जो लिंक्ड है आपका एफडी, लेकिन फ्लोटिंग रेट वाला जो है वो उसका इंटरेस्ट रेट वेरी करेगा, तो वहाँ पे रिस्क सेंसिटिव वाली बात आती है। तो आरएसए और आरएसएल मतलब वैसा एसेट और लायबिलिटी जो कि रिस्क से सेंसिटिव है। और गैप कैसे निकालते हैं? आरएसए माइनस आरएसएल। आप एग्जाम्पल लीजिए, एक पार्टिकुलर बकेट आप ले लीजिए, ठीक है, मान लीजिए बकेट नंबर 5 है। बकेट नंबर 5 करने का मतलब 1 साल से 3 साल का बकेट। उसमें मान लीजिए कि आरएसए है 100 करोड़ का और आरएसएल है 60 करोड़ का, और आज के डेट में जो इंटरेस्ट रेट है आरएसए पे वो 10% है और आरएसएल पे इंटरेस्ट रेट 8% है।
मान, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका रिस्क सेंसिटिव एसेट 100 करोड़ का है और उस पर ब्याज आपको 10% मिल रहा है, यानी एक साल में कितना ब्याज आपको मिला, तो 10 करोड़ ब्याज मिला। आपका रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटी 60 करोड़ है और उस पर आपको ब्याज 8% देना पड़ रहा है, यानी एक साल में आपको कितना ब्याज देना पड़ा, आपको 4.8 करोड़ ब्याज देना पड़ा। तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट एसेट माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो 5.2 करोड़ आपका नेट इंटरेस्ट इनकम हो गया। मान लीजिए कि ये जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट है वो 1% से बढ़ गया, आरएसए में भी बढ़ गया और आरएसएल में भी बढ़ गया। तो अभी था आरएसए आपका था कितना बताइए, अभी आरएसए था 10%, वो बढ़कर हो जाएगा 11%, और आरएसएल आपका कितना था 8%, वो बढ़कर हो जाएगा 9%। तो अब जो 100 करोड़ का 11% आप निकालिएगा तो आपको इंटरेस्ट अर्निंग मिल जाएगा 11 करोड़ का, और आपका 60 करोड़ का 8% 9% निकालिएगा तो मिल जाएगा 5.4 करोड़ का। दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 5.6 करोड़ का। तो दोस्तों ये जो 5.6 करोड़ है ये क्या है, ये बेसिकली हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम है। अब आप ये बताइए पहले कितना था 5.2 था, अब कितना हो गया 5.6 हो गया। तो ये बैंक के लिए फेवरेबल ही तो है, लेकिन दूसरे केस में मान लीजिए कि ये इंटरेस्ट रेट घट जाए 1% से, ठीक है, तो 10 से हो जाए 9% और 8 से हो जाए 7%, तो 9% निकाल लीजिए 100 करोड़ का, तो कितना हो जाएगा 9% हो जाएगा 9 करोड़, और 60 करोड़ का 7% हो जाएगा 6.3 करोड़। तो दोस्तों इस केस में एनआईआई जो आएगा 4.80 आएगा, तो बैंक के लिए लॉस है ना। चलिए, तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि बैंक अपना कुछ स्टेप इनिशिएट करेगी इंटरेस्ट लॉस को हेज करने के लिए। वो कैसे करेगी, अपने इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करके। तो दोस्तों यहाँ से आप एक सिचुएशन को कंक्लूड कर सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट है कि यदि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है, हाँ, और आरएसए आरएसएल से बड़ा है तो एनआईआई बैंक का बढ़ेगा, और इंटरेस्ट रेट यदि घटेगा तो एनआईआई घटेगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ भी इसको इस चीज़ को मैंने यहाँ पे समझाया है दोस्तों, इस पार्टिकुलर टेबल में यही सेम चीज़ मैंने समझाया है। दोस्तों देखिए, गैप यदि पॉजिटिव है, समझ में आया, और इंटरेस्ट रेट यदि बढ़ रहा है तो एनआईआई आपका बढ़ेगा। गैप यदि पॉजिटिव है, इंटरेस्ट रेट यदि घट रहा है तो एनआईआई आपका घटेगा। गैप पॉजिटिव समझ रहे हैं ना, गैप पॉजिटिव कब होगा, जब आपका नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रेटर देन नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, है ना। तो ये टेबल को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसका यूज हम लोग अभी करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, ये सब कंसेप्ट क्लियर करते हुए क्वेश्चन में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, बैलेंस शीट दे रखा है किसी बैंक का, तो आप इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ दोस्तों। सेम क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व किया है इस तरह के क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए सेविंग लायबिलिटीज़, यहाँ एसेट, इनफ्लो आउटफ्लो, तो ये सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने अभी सेम क्वेश्चन को अभी मैंने डिस्कस किया है दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, देखिए सॉल्व करके। मैं इसे समझाता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ दोस्तों। देखिए, इंटरनेशनल बैंक हैज रेज्ड फंड बाय वे ऑफ 91 डेज एफडी एट द रेट 6%। इट हैज़ द फॉलोइंग ऑप्शन टू इन्वेस्ट फंड। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, तो दोस्तों इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन है इसके पास। ये 91 देगा ट्रेजरी बैंक में, ट्रेजरी बिल में डाल सकता है 8% ब्याज पे। फिर 91 डेज फ्लोटिंग रेट लोन दे सकता है 8% ब्याज पे। 3 ईयर टर्म लोन ले सकता है 8% ब्याज पे। मान लीजिए बैंक ने इन्वेस्टमेंट किया 91 डेज टर्म लोन पे, ट्रेजरी बिल पे, और इस 91 दिन में 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ा, तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ री इन्वेस्टमेंट आफ्टर 91 डेज। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि 91 डेज टाइम पीरियड भी आपका सेम है, और यहाँ पे आपका री इन्वेस्टमेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन को देखिए, ये जो 6-4 क्वेश्चन इसको समझिए। एडजस्टिव गैप कैसे निकालते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एबीसी बैंक है, उसका रिप्राइजिंग एसेट और रिप्राइजिंग लायबिलिटी करोड़ में दिया हुआ है। कॉल मनी 600, क्रेडिट कार्ड कैश क्रेडिट लोन 400, कैश इन हैंड 500, सेविंग बैंक 600। तो आपको ये बताना है कि एडजस्टेड गैप क्या होगा। तो एडजस्टेड गैप के लिए आपको रिस्क सेंसिटिव एसेट और रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटी पता करना पड़ेगा। आखिर वो कौन सा एसेट है जो कि आपके रिस्क से सेंसिटिव है, बताइए। कैश इन हैंड क्या रिस्क पे डिपेंड करता है क्या? बिल्कुल नहीं। आपके हाथ में जो पैसा है वो पैसा ही तो रहेगा, उसको क्या मतलब कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है कि घट रहा है ना। लेकिन ये जो सेविंग बैंक का 600 करोड़ है, ये आपका रिस्क सेंसिटिव क्या है, लायबिलिटी है। जो एफडी है वो रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटी है। लेकिन करंट डिपॉजिट है क्या? करंट डिपॉजिट में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं देते हैं, तो उसमें तो वही का वही पड़ा रहेगा, तो ये भी नहीं होगा। समझ में आया आपको? तो सेविंग बैंक और एफडी ये दो आपका रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटी है। अच्छा, कॉल मनी और कैश क्रेडिट लोन ये आपका रिस्क सेंसिटिव एसेट है। दोस्तों आपको गैप पूछा गया है, आप क्या कीजिए 600 और 600 को जोड़ लीजिए यानी 1200 आ गया, और यहाँ 600 और 480 को जोड़ लीजिए यानी 1080 आ गया। दोनों को माइनस कर लीजिए यानी 120 करोड़ आ गया। आप देख सकते हैं ये नेगेटिव गैप है, क्यों? क्योंकि आपका लायबिलिटी एसेट से ज़्यादा है ना। चलिए, तो यही समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। चलिए, इस तरह से हम लोग एडिशनल गैप निकालते हैं। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए,
यहाँ भी आपसे देखिए, यहाँ पे आपको एनआईआई में चेंज पूछा गया है, ठीक है। तो फिर से वही बात, सेम सिचुएशन है, आपसे ये कहा गया है कि इंटरेस्ट रेट जो है 3% से फॉल कर गया, तो इस टेबल पे आ जाइए। यहाँ देखिए गैप आपका नेगेटिव है, इंटरेस्ट रेट घट रहा है, तो इम्पैक्ट एनआईआई पे क्या पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इस टेबल को रट लीजिए, तुरंत का तुरंत आंसर आ जाएगा, है ना। तो आपको पता है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा ये कैसे पता कीजिएगा आप। दोस्तों बहुत सिंपल है, आप अभी गैप निकाले है ना, गैप कितना निकला है 120 करोड़ का, तो 120 करोड़ का 3% निकाल लीजिए, यानी 3.6 करोड़। आप पूछेंगे एनआईआई बढ़ा क्यों, तो एनआईआई बढ़ा इसलिए क्योंकि आप इस टेबल को देखिए, इस केस में गैप आपका नेगेटिव है, ठीक है, गैप आपका नेगेटिव है और आपका इंटरेस्ट रेट घट रहा है, तो दो नेगेटिव मिलके बनता है पॉजिटिव, तो एनआईआई आपका बढ़ेगा। तो ये सब कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। आगे देखते हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए सेम सिचुएशन है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे अलग अलग केसेस हैं कि आपका देखिए सभी पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है। कॉल मनी पे 0.5%, एज सेविंग बैंक पे 0.1%, एफडी पे 0.8%, कैश क्रेडिट पे 1%। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ मेहनत करना पड़ेगा। पिछले वाला केस नहीं है कि तुरंत का तुरंत निकाल के बैठ जाइए, है ना। तो दोस्तों कॉल का 600 करोड़ था, उसका 0.5% निकाल लीजिए। ये देखिए ये जो 3 करोड़ है वो गैप है, वो एक्चुअल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो चेंज के वो है बेसिकली चेंज। देखिए मैं फिर से समझा दूँ दोस्तों, ये समझने का काफ़ी ज़रूरत है। ये जो 3 करोड़ मैंने यहाँ लिखा है ये बेसिकली क्या है, ये चेंज है। किस में चेंज है, कॉल मनी में जो चेंज आ रहा है वो है। उसी तरह ये जो 1% हमने निकाला कैश क्रेडिट का, ये चेंज हुआ, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। ये बढ़कर कितना कितना का चेंज आया, 7.80 का चेंज आया। और फिर इंटरेस्ट अमाउंट में लायबिलिटी केस में देखिए तो सेविंग बैंक में 600 करोड़, ये सब कुछ बढ़ा है ना, सब कुछ बढ़ा है आपका। चलिए तो ये सब क्लियर है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे आप नेट इम्प्रूवमेंट यदि देखें तो आपका एसेट ज़्यादा बढ़ा है, तो 2.40 करोड़ का इम्प्रूवमेंट हुआ है ना। चलिए तो आप पूछेंगे कि एनआईआई बढ़ा क्यों, मैं आपको समझाता हूँ कि आपका गैप जो है वो नेगेटिव है ना, गैप नेगेटिव है और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। जरा इस टेबल पे आ जाइए, गैप नेगेटिव है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो एनआईआई आपका घटेगा ना, नेगेटिव होगा ना, इसीलिए यहाँ पे बढ़ा। चलिए ये चीज़ क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 27, एडिक्वेसी ऑफ बैंक लिक्विडिटी पोजीशन डिपेंड्स ऑन। तो बैंक का लिक्विडिटी पोजीशन का एडिक्वेसी किस पे डिपेंड करता है, सोर्स ऑफ फंड, एंटिसिपेटेड फ्यूचर नीड, फ्यूचर फंडिंग नीड, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रनिंग कैपेसिटी ऑफ द अबव। तो ये दोस्तों सभी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे कंटीजेंसी प्लानिंग में सी छूट गया है। कंटीजेंसी प्लानिंग मीन्स, तो कंटीजेंसी प्लानिंग का मतलब होता है कि ऑल द अबव, एक्शन प्लान ऑफ बैंक टू विदस्टैंड लिक्विडिटी क्राइसिस, तो ये सभी के सभी हैं। फ्लो अप्रोच टू मेजर एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी कंसिस्ट ऑफ, तो मेजरिंग एंड मैनेजिंग नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट, ऑप्शन ही सही है, ठीक है। द लिक्विडिटी मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी ऑफ इवैल्यूएटिंग वेदर अ बैंक हैज सफिशिएंट लिक्विड फंड ऑन द बिहेवियर ऑफ कैश फ्लो ऑन डिफरेंट पार्ट इफ सिनेरियो इज कॉल्ड। इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों अल्टरनेटिव सिनेरियो। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैच्योरिटी लैडर द कैश आउटफ्लो अराइज फ्रॉम, तो कैश आउटफ्लो कहाँ से अराइज होता है, तो दोस्तों नॉट करेक्ट है, सभी के सभी से अराइज होता है। मैच्योरिटी लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी, कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट। अच्छा, बेस्ड ऑन मैच्योरिटी लैडर इफ अ बैंक फाइंड दैट देयर इज सिग्निफिकेंट फंडिंग रिक्वायरमेंट 30 days from now, which of the following the bank would like to choose? Acquire an asset maturing on that day, seek to renew the liability, roll over the liability। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है 1 2 3, सभी का सभी सही है। The dash scenario is some form of general market crisis where liquidity is affecting all bank in one or more market। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका general market crisis। The dash or dash establishes a benchmark for the normal business behavior of balance sheet related cash flow in the ordinary course of business at bank। तो ये हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका जनरल मार्केट कंडीशन और गोइंग कंसर्न सिनेरियो। Assessing a liquidity under dash scenario, a liquidity crisis at an individual bank that remains confined to that bank, provide one type of dash benchmark। दोस्तों यहाँ पे एक assessing liquidity under the dash scenario, पहला है आपका, पहला हमें होगा बैंक स्पेसिफिक क्राइसिस, ठीक है, दूसरा हमें होगा वर्स्ट केस बेंचमार्क। The dash scenario is some form of general market crisis with liquidity affecting all bank in one market, उसे हम लोग कहते हैं जनरल मार्केट क्राइसिस। जैसे आपका वो लेमन ब्रदर में आया था 2008 में, ठीक है। दैट्स इन्वॉल्व इवैल्यूएटिंग वेदर अ बैंक हैज सफिशिएंट लिक्विडिटी और नॉट, इसे कहते हैं हम लोग अल्टरनेटिव सिनेरियो। दोस्तों इस प्रकार से और भी क्वेश्चंस हैं, तो ये सभी के पीडीएफ के लिए आपको रिक्वायरमेंट है तो इस नंबर में मुझे व्हाट्सएप कीजिए। दोस्तों लेसन कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि वो लोग भी अपने CIB की प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर सकें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।